आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती है। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनका जन्म हुआ और इसी प्रकार गुदड़ियों के लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ। आज के दिन को यूएनओ के द्वारा विश्व अहिंसा दिवस या शाकाहार दिवस कहो, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में आज के दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अहिंसा और शाकाहार मानव जगत में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये विषय बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इस पर यदि मैं बोलूंगा विषय बदल जाएगा। कुछ देर के लिए हम और आप सभी सुनेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के खास अंशों के बारे में। लगभग 150 साल पहले कह लो, वैसे तो 151 152 साल हो रहे हैं। लगभग 150 साल पहले महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर उनका जन्म हुआ। वैश्य वंश में, वणिक वंश में कहो, आप बनिए कहो। और उस परिवार में और भी उनके अनेक भाई बहन थे। सबकी परवरिश हो रही है। पहले परिवार बड़े होते थे, सबकी परवरिश हो रही है। उसमें मोहनदास करमचंद गांधी जो उनका बचपन का पूरा नाम है। तो मोहनदास करमचंद गांधी बालपन की जो स्कूली शिक्षा है उसे प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं और एक निश्चित पढ़ाई गांव में संपन्न करने के बाद उच्च शिक्षा का मानस बना कि मैंने अपने आसपास के यहाँ रह कर के, आज की भाषा में कहें तो उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली। अब आगे जो है विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए विदेश जाना होता है। उस जमाने में, आजकल तो लॉ कॉलेज हमारे यहाँ पे कम नहीं है, भारतीय कानून पढ़ने हो, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना हो, सबकी सुविधा यहाँ पर अब मौजूद है, उस जमाने में नहीं थी। तो गांधी जी का मन विदेश जाकर के कानून की पढ़ाई करने का था, बैरिस्टर बनने का था। तो जमाने में विदेश यात्रा का निषेध था। निषेध किस दृष्टि से था? कोई उस जमाने का व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाए तो उसको अच्छा नहीं मानते थे। तुम विदेश जाओगे और विदेश से बिगड़ करके आओगे, और हो सकता है तुम्हारा खान पान अशुद्ध हो जाए, संस्कार तुम्हारे विकृत हो जाए, तो विदेश नहीं जाना, समुद्र की यात्रा नहीं करनी, और समुद्र की यात्रा को गलत मानते थे। अब गांधी जी का आग्रह था मुझे विदेश जाना है और पढ़ के आना है। जब बार बार ये बात उन्होंने अपनी माँ से कही तो माँ ने चिंतन किया, पढ़ाई के लिए विदेश जाने में क्या बुराई है, और विदेश जाकर के पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जब समाज का सोचा तो मन में ख्याल तो आया, लेकिन माँ जो थी वो पुराने जमाने की जरूरत थी कि पुराने जमाने में भी नए प्रयोग करने वाले लोग तब भी थे और आज भी मिल जाएंगे आपको। तो माँ ने विचार भेजना तो है, लेकिन समाज के लोगों की जो चिंता है उसको देखते हुए कुछ व्यवस्था करनी है। तो वहां पर काठियावाड़ के अंदर जैन संत विराजमान थे, बेचर जी स्वामी। तो बेचर जी स्वामी स्थानक में विराजमान थे, और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि महात्मा गांधी की मां पीहर से कह लो जैन थी, और जैन होने के कारण उसको बहुत चीजों का पता था। अपने पुत्र गांधी जी को लेकर के उन महाराज के पास गई और उनसे कहा, महाराज ऐसे ऐसे विदेश जाना चाहता है, आप इसे कुछ ऐसे नियम पचखान करवा दो ताकि अपने संस्कारों से भटके नहीं। तो बेचर जी स्वामी ने कहा कि देखो तुम विदेश जाओ, पढ़ाई करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम शराब और मांसाहार से दूर रहोगे।
शराब और मांसाहार तुम्हारे लिए वर्जित रहेगा, पर स्त्री तुम्हारे लिए वर्जित रहेगी। बस इन बातों का ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी इन सारी प्रतिज्ञाओं को, नियमों को धारण कर लेते हैं और विदेश जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और बिना अपनी मर्यादाओं को भंग करे वापस भारत में लौट करके आ जाते हैं। भारत में आने के बाद, कानून की पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस करनी थी, तो कोर्ट कचहरी में अपनी प्रैक्टिस करने का शुभारंभ कर दिया। लेकिन कुछ संस्कारों के कारण मन में एक प्रतिज्ञा है कि केस कम मिले चलेगा, केस हारूं या जीतूं वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को जिताने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। मैं केस लड़ूंगा लेकिन झूठ कभी नहीं बोलूंगा, ये उनका आग्रह रहा। तो ऐसा उस जमाने के लोग कहते हैं कि गांधी जी को केस कम मिला करते थे और इसकी कभी उन्होंने विशेष परवाह करी भी नहीं, और ये सारी स्थिति ऐसे चलती रही। तो चलते चलते एक केस गांधी जी को मिला कि व्यापारी तो था इधर बंबई का और अफ्रीका में उसका व्यापार फैला हुआ था। तो अफ्रीका से कोई ऐसा केस आया, नोटिस आया जिसमें उनको जाना था। तो उस मुसलमान व्यक्ति की फर्म थी। उस मुसलमान व्यक्ति ने गांधी जी से संपर्क किया और कहा कि मेरा केस लड़ने के लिए आपको अफ्रीका जाना है। तो गांधी जी ने केस को समझ लिया, स्टडी कर ली, प्रॉब्लम क्या है, सब बातों को समझ करके, और उस मुस्लिम व्यक्ति से कहा कि देखो, हार जीत की गारंटी नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, मंजूर हो तो कहो। बोले हाँ हाँ आप जाइए। तो गांधी जी को एडवांस दे दिया। गांधी जी अफ्रीका के लिए जब जाने लगे तो जमाने में एरोप्लेन ना के बराबर ही रहे होंगे, और समुद्र की यात्रा के द्वारा, शिप के द्वारा जाना था, और ज्यादातर उन समुद्री यात्राओं में अंग्रेजों का वर्चस्व रहा करता था। तो गांधी जी की टिकट थी और गांधी जी जाकर के अपने शिप पर बैठे, यात्रा प्रारंभ होने लगी। इतने एक अंग्रेज आता है और अंग्रेज ने आके कहा ये सीट खाली करो, बाहर निकलो। गांधी जी क्यों निकलूं, मैंने पैसा दिया है, पैसा देके बैठा हूं, मेरा हक अधिकार है, मैं ऐसे कैसे उठ जाऊं, नहीं तुम्हें तो उठना पड़ेगा, तुम तो इंडियन हो, ब्लैक हो, ऐसे हो वैसे हो, कई बातें कह डाली। अब गांधी जी भी इंग्लिश के जानकार, इंग्लिश में जवाब दे दिया, नहीं उठ रहे थे। अब उनको अपना नशा था कि हम सत्ता में हैं, इस देश पर हम शासन करते हैं, इन इंडियंस लोग को हमारी बात माननी पड़ेगी और ये सीट खाली करनी पड़ेगी। गांधी जी और उनमें बहस हुई। गांधी जी उठना नहीं चाहते, उठाना चाहता है, जिद्दोजहद हुई और खींचातानी हुई, और जहाज के बाहर जो डेक था, खुला हिस्सा था, वहां तक आ गए। और वो इतना क्रोध में आ गया अंग्रेज कि गांधी जी को समुद्र में फेंकना चाहता है। गांधी जी भी हठी जिद्दी थे और उनकी हठ जिद जो एक न्याय सम्मत हुआ करती थी, आग्रह था सत्य के प्रति, मजबूती से रेलिंग पकड़ रखी है, समुद्र में गिरने के प्रयास उसके नाकाम रहे, लेकिन यात्रा सुख दुख में जैसे तैसे करके वो पूरी हुई और वो विदेश, जहां उनको अफ्रीका में जाना था, वहां पहुंचते हैं, समुद्र के किनारे पर उतरते हैं और वहां जहां जाना था वहां पहुंचते हैं। तो जिस न्यायालय में जाना था, केस की तैयारी करी, वहां वाले पक्ष से मिले, सारी बातचीत हुई, और बिल्कुल अपने गुजराती वेशभूषा में, पगड़ी सिर पर है और धोती पहन रखी जो गुजराती लोग पहनते थे, अब तो सबकी छूट रही है। तो गांधी जी उसी ड्रेस के अंदर जो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में गांधी जी को एंटर करने से मना कर दिया। इस वाली वेशभूषा में तुम नहीं आ सकते, ये धोती और पगड़ी यहां नहीं चलेगी, कोट पैंट में आओ, टाई लगा के आओ, हैट लगा करके आओ तो अनुमति है। गांधी जी अड़ गए, मेरे देश की वेशभूषा, इसमें तुम क्या करोगे, और मैं अपनी वेशभूषा को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो गांधी जी का यहां पर भी थोड़ा विवाद होता है और कोर्ट में जाने से उनको रोका गया। खैर गए, कुछ जज ने सुनी, कुछ चीजों में चेंजेस किया उन्होंने। फिर गांधी जी ने क्या देखा
कि वहां के बाजारों में बड़ा विचित्र मामला है कि ये गोरों के बाजार हैं, ये कालों के बाजार हैं, गोरों की सड़क है, ये काले लोगों की सड़क है। गोरों की सड़क पर काले नहीं चल सकते, काले की सड़क पर गोरे आते ही नहीं हैं। ये सारे भेदभाव देखे गांधी जी को बड़ी पीड़ा हुई कि मनुष्य मनुष्य के बीच में मनुष्य कैसे भेदभाव कर रहा है। गांधी जी ने वहां का जब कुछ अध्ययन किया, चीजें समझ में आई, तो इस बीच में एक घटना घटी कि जो कोर्ट गए थे, तो कोर्ट में जाने वाली घटना को लेकर किसी वहां के पत्रकार ने इसको एक स्वरूप दे करके अखबार में छाप डाला। जैसी अखबार में छपी, गांधी जी को बाद में मालूम पड़ा कि लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि तुमने सही किया, आप अपने वेश में अंदर जाना चाहते, ठीक किया। तो गांधी जी वहां धैर्य से रुक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत से आए हुए अफ्रीका में जो लोग हैं मैं उनसे मिलूं। तो भारत वालों से मिले, एशिया के जो लोग थे भारत के आसपास के, उनसे मिले, उनकी कंडीशन देखी, उनके हालात देखे। बहुत गरीबी में रहते हैं, बहुत शोषण में रहते हैं, बहुत भेदभाव होता है, घरों के हालात उनके खराब हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं है, सब कुछ देखा। तो गांधी जी ने छोटी छोटी मीटिंग करनी शुरू करी और एशिया के लोगों को समझाने लगे कि अफ्रीका का कानून क्या है, क्या नहीं है, तुम्हारे क्या हक अधिकार हो सकते हैं। यूं सहन करते रहोगे, तुम्हें दबाते रहेंगे, तुम्हारे को अपना संगठन बनाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो वो लोग पहले तो निराशा की बात करते थे, फिर बाद में जो है थोड़ी थोड़ी आशा जगी, संगठित होने लगे और विरोध करना शुरू करा। तो गांधी जी ने उन लोगों में जागृति पैदा करने के लिए एक छोटा सा समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया और जहां जहां गांधी जाते सबकी मीटिंग लेते, संघर्ष की प्रेरणा देते। तो धीरे धीरे संघर्ष चलने लगा और गोरे लोगों को लगने लगा कमाल है, ये एक भारतीय क्या है तो सबको संगठित कर रहा है। अब धीरे 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 संघर्ष जो है बढ़ने लगा। हालांकि ये संघर्ष जल्दी से रंग नहीं लाते, इनको बड़े धैर्य के साथ आंदोलनों को चलाना होता है, लगातार संघर्ष करना होता है, इसमें घबराना नहीं होता। अब किसान आंदोलन को 1 साल हो गया, केंद्र सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो सत्ता के मद में है, ढंग से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उनको आतंकवादी कहती है, उन पर अनेक तरह के दोषारोपण किए जाते हैं, अनेक तरह से हतोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन संघर्ष चल रहा है। तो अफ्रीका में भी ये संघर्ष चलने लगा। तो जब गांधी जी को लगा कि कुछ कुछ लोग जाग गए, तो गांधी जी किसी काम से भारत आने वाले थे, उनको भारत आना था। तो गांधी जी जब जाने की बात कही तो उन लोगों ने गांधी जी के लिए विदाई समारोह रखा और गांधी जी को सम्मान के तौर पर अनेक तरह के थोड़े पैसा इकट्ठा कर कीमती उपहार दिए और गांधी जी को उपहार दिए भेंट के रूप में। तो गांधी जी कपड़े में लपेट के सारे उपहार लेकर के गए। तो कस्तूरबा गांधी ने देखा, अरे बड़े अच्छे उपहार हैं, कुछ उनमें ज्वेलरी भी थी। तो महिला होने के नाते वो थोड़ा उपहारों पर ललचाई। तो ललचा कहने लगे तो बहुत अच्छे हैं, घर में काम आएंगे। गांधी बोले नहीं, एक सामान मुझे और आपको बिल्कुल नहीं लेना। आज तो इस सामान में सम्मान के तौर पर लेकर उनकी भावना को देखते हुए हमें कोई सामान नहीं रखना। कहते हैं सामान रखने ना रखने को लेके कस्तूरबा गांधी और गांधी जी में थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन गांधी जी के आगे कहां चलनी थी कस्तूरबा की। अंततः गांधी जी ने अगले दिन सबको बुलाया और कहा कि देखो, कल मैं सारे उपहार सम्मान के तौर पर ले गया, लेकिन अब मुझे उपहारों की जरूरत नहीं है और ये उपहार आपको वापसी करता हूं। बाजार में इनको बेचो, इसका जो भी पैसा आए आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ, न्यूज़पेपर चलाने पर लगाओ, लोगों की चेतना को सोने मत दो, लगातार सतत तुम्हारे को संघर्ष करना है।
ऐसा कहते हैं गांधी जी उस काम के लिए 2 बार गए, फिर दोबारा गए, फिर समय लगाया, और ऐसा संघर्ष करते करते गांधी जी लास्ट 1904 के अंदर अफ्रीका से लौट करके आए। तो जैसे आज भी बंबई का महत्व है, तब भी बंबई का महत्व था। तो बंबई आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर आंदोलन चल रहा है। तो गांधी जी ने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और मालूम किया कि कांग्रेस में नया क्या होने वाला है। तो मालूम पड़ा कि कांग्रेस का 1904 में एक अधिवेशन कलकत्ता में होना है। तो गांधी जी ने कलकत्ता जाने का इंतजाम किया, बंबई से कलकत्ता गए। तो कलकत्ता जाने के बाद कांग्रेस के लीडरों के पास गए, और बड़े जो लीडर उस जमाने में थे गांधी जी से पहले वाले, कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कांग्रेस की सेवा के लिए हूं और आपके आजादी के आंदोलन का समर्थक हूं, मेरे लायक कोई भी काम हो बतलाओ। बोले भाई काम तो और तो कुछ नहीं है, ढेरों पत्र आते हैं और पत्रों का आप जवाब भेज दिया करें। बोले हाँ ये तो मेरे लायक काम है। तो गांधी ने पत्रों के जवाब लिख लिख के भेजना शुरू करा, और जब जब मौका मिलता तो गांधी जी दूसरा काम करते। दूसरा काम क्या? आज तो घर घर में फ्लश है, आप कल्पना करें उस जमाने में कि क्या फ्लश थी? नहीं थी। तो गांधी जी खाली समय में इधर उधर से जुटा करके एक बाल्टी, एक झाड़ू, ये लेकर के जहां लोग मलमूत्र करते थे, पाखाना करते थे, वहां जाते, पानी की बाल्टी भरते, पाखाने को झाड़ू मारते, धोते, साफ कर देते। कुछ कार्यकर्ता देखते, खुसर फुसर करते, हंसते मुस्कुराते चले जाते। लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडरों को मालूम पड़ा, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी एक कार्यकर्ता है जो औरों के पाखानों को साफ कर रहा, लॉ पढ़ा हुआ, कानून का जानकार है, हद है। तो गांधी जी के इस काम का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी ने सारे अधिवेशन को, कांग्रेस की गतिविधियों को, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के स्वरूप को जाना, जांचा, परखा, महसूस किया कि कहां कहां कमियां हैं, इसे कैसे हम और धार दे सकते हैं। तो गांधी जी ने दूसरों से ज्यादा अता पता नहीं लिया कि मैं ये करूं वो करूं या तुम ऐसे करो। गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि देश की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ जगाना है तो गांव गांव, नगर नगर दौरे करने होंगे, जनसंपर्क अभियान को तेज करना होगा और लोगों में चेतना जगानी होगी। तो गांधी जी ने यही काम किया। अब आपको बतलाऊं, कभी कभी व्यक्ति अच्छे काम में अकेला होता है, और दुनिया में लोग कहते हैं अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा। भाड़ तो नहीं फोड़ेगा, लेकिन लगनशील हो, जुनूनी हो तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। एक के साथ धीरे 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 कारवां बढ़ने लगता है, चीजें जुड़नी प्रारंभ हो जाती हैं। श्रमण संघ विकास फंड के काम को मैंने प्रारंभ किया, लेकिन आज पूरे देश में ये तो जान रहे कि हाँ महत्वपूर्ण चीज है। और मेरे इस प्रयास का परिणाम ये निकला कि कॉन्फ्रेंस के पेट में दर्द होने लगा कि महाराज ने नया क्या काम खड़ा कर दिया और हम तो पिछड़ गए और दूसरी संस्था आगे निकल रही है। मैं पेट का दर्द देर सबेर सीधा ही पड़ेगा, उल्टा नहीं पड़ेगा। तो खैर जो भी है, गांधी जी ने जनचेतना जगह गांव गांव के दौरे, प्रदेश प्रदेश के दौरे प्रारंभ करे। अंत में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे बिहार में, उनको मालूम पड़ा कि किसान लोग जो नील की खेती करते हैं उस पर टैक्स बहुत ज्यादा है, और अंग्रेज लोग इस बात को लेकर के वहां के किसानों का दमन कर रहे हैं और किसान कर्जे में डूबे पड़े हैं, उनको कुछ आर्थिक रूप से फायदा नहीं है और बड़ा उनको पीड़ित किया जा रहा है। तो गांधी जी गए बिहार में चंपारण, जहां नील की खेती होती थी। तो चंपारण में जाकर के वहां के किसानों के घरों में रुके, रात को छोटी छोटी मीटिंग्स लेते, पैदल गांवों में जाते, जगह जगह लोगों से मिलते, शोषण को देखते, अनुभव करते, उनको जगाया, जागृत किया, संगठित किया, व्यवस्थित किया।
तो एक बार मई जून की भीषण गर्मी में गांधी जी पैदल चल के कस्तूरबा के साथ आए और गांव में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे। प्यास बहुत लग रही थी। तो गांधी जी ने कहा, कस्तूरबा जी, प्यास लगी है, कहीं आसपास में पानी देखो ना। तो ढूंढती ढांढती झोपड़े के पास गई। झोपड़े में नाम मात्र का एक पतला सा दरवाजा था और एक लात मारो तो टूट जाए। तो कस्तूरबा ने जाके देखा, दरवाजा अंदर से बंद है। कस्तूरबा ने नॉक किया, अंदर से महिला की आवाज आई। कौन? कहा कि हम बड़ी दूर से आए हैं, प्यास लगी है, पीने का पानी मिलेगा क्या? तो अंदर से आवाज आई, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। बोले क्यों? बोले मैं भी नहा के चुकी हूं और एक ही धोती है, दूसरी धोती नहीं है, तो तन ढके बिना मैं कैसे आऊं? लोटा भर के झीरी में से इतना ही दरवाजा खोला, लोटा आगे खिसका दिया। कस्तूरबा ने पानी भरा लोटा ले लिया, गांधी जी के पास गई, कहने ऐसी ऐसी बात है, वो महिला बेचारी अकेली है, नहा के चुकी है, एक ही धोती है और धोती भी सूखने के लिए कहीं टांग रखी है, सूख जाएगी तो पहन करके फिर ही दरवाजा खोलेगा। फिर भी उस बेचारी ने पानी दे दिया। बस इस सामान्य सी घटना का गांधी जी के दिमाग पे एक असर हुआ। कमाल है, मेरे देश में इतनी गरीबी है, लोग इतने अभाव का जीवन जी रहे हैं, पर्याप्त कपड़े भी इनके पास नहीं है। वहीं प्रतिज्ञा करी, कस्तूरबा से कहा कि देखो, तुम तो एक महिला हो, जो तुम्हें मर्यादा में जितना कपड़ा पहनना है वो तो तुम भी पहनो, लेकिन आज के बाद मैं बहुत कम कपड़े पहनूंगा, धोती का आकार भी छोटा कर लूंगा, ऊपर भी नाम मात्र को चादर डालूंगा, बाकी ज्यादा मात्रा कपड़े में नहीं पहनूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसा करने के बाद वो लगातार जिंदगी भर अल्प वस्त्रों में ही गांधी जी ने अपना जीवन व्यतीत करा। गांधी जी को गांव गांव में जाकर के महसूस हुआ कि भाई लोगों में शराब की भी एक गंदी आदत है, तो हाथों हाथ लोगों की शराब छुड़वाने की प्रतिज्ञाएं भी उन्होंने चालू करी। उन्होंने आजादी के आंदोलन को लेकर के महसूस किया, जब तक भारतीय समाज जाति पाति घृणा में डूबा रहेगा तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या आंदोलन करेंगे। एक कहता मैं ब्राह्मण, मैं हरिजन को नहीं छूऊं, और दूसरा कहता मैं राजपूत, मैं हरिजन को नहीं छूऊंगा। जाति पाति इसमें बहुत बटे हुए थे। तो गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने वो भी एक आंदोलन साइड बाय साइड जारी रखा, लोगों को संस्कारित करने का काम किया। और गांधी जी के एक आंदोलन को आप सुनते समझते हैं, जिसका नाम रखा उन्होंने सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सच्ची बात को मनवाने का आग्रह, सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चालू कर, जिसका मुख्य हिस्सा था असहयोग, कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल करी, असहयोग आंदोलन किया, और साथ ही साथ नमक के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया, नमक आंदोलन। कि नमक पर जो टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था, नमक बनाने पर बैन कर रहे थे कि हम जो बेचेंगे वही नमक लेना पड़ेगा। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, प्रतीकात्मक एक लंबी यात्रा निकाली नमक आंदोलन की, और अंग्रेजों के इस कानून के खिलाफ नमक बना करके उसका विरोध किया। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के काम उन्होंने करे। और सत्याग्रह के बारे में उन्होंने एक परिभाषा दी थी। सत्याग्रह का मतलब है शुद्धतया आध्यात्मिक औजार, शुद्धतया आध्यात्मिक औजार जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, और इसको समझने और चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, धैर्य चाहिए। वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर काम कर सकता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा इन दोनों के प्रति बड़े समर्पित थे। सत्य के बारे में कभी उन्होंने कहा था, सत्य मेरा ईश्वर है, सत्य मेरा ईश्वर है, मैं उसे सिर्फ अहिंसा से ही पा सकता हूं। अहिंसा के द्वारा ही मैं अपने सत्य रूपी ईश्वर भगवान को पा सकता हूं, किसी अन्य माध्यम से नहीं।
और अहिंसा के लिए गांधी जी ने कभी कहा था, अहिंसा मेरे लिए आस्था का प्रश्न है तथा मेरी प्राण वायु है। भारत अपनी आजादी अहिंसा की अपनी ताकत से ही हासिल करेगा और उसी के बलबूते उसे अक्षुण्ण रखेगा, यानी उसको मिटने नहीं देगा। हालांकि इस विषय पर अनेक प्रकार की कंट्रोवर्सी बाद में पैदा की गई, गांधी जी के सामने तो उतनी नहीं थी, बाद में इसको थोड़ा बदनाम किया गया उनके इस आग्रह को। तो गांधी जी का इतना अहिंसा के प्रति भाव था। अहिंसा के लिए उन्होंने एक बार और कहा था, अहिंसा मेरा परम धर्म है। मेरी धारणा है कि सविनय अवज्ञा न सिर्फ जनता का नैसर्गिक अधिकार है, बल्कि हिंसा अथवा हथियार बंद विद्रोह का प्रभावी विकल्प भी है। आप देखिए, 10-20 लोग हथियार लेकर के कोई आंदोलन करें तो पुलिस और मिलिट्री उनको शूट आउट कर सकती है। भाई तुमने हथियार उठाए तो हमारे पास भी हथियार है, गोलीबारी होगी, काम खत्म। लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 लोग बिना लाठी डंडे बिना हथियार के जाओ तो पुलिस भी डाउन हो जाती है, बड़े बड़े नेताओं पर प्रेशर आ जाता है जन आंदोलन का। हजारों लोग आए, हमने यानी पुलिस ने लाठी बरसाई, वाटर कैनन का प्रयोग करा, लेकिन वो लोग डटे रहे। तो अहिंसा का अपना एक इंप्रेशन है। तो गांधी जी ने इस चीज को भी अपनाया। और गांधी जी हरिजनों के प्रति घृणा का भाव नहीं रखा करते थे। उन्होंने हरिजनों के मंदिरों में स्वयं प्रवेश करा और आम हिंदू मंदिरों में हरिजन प्रवेश के लिए आवाज उठाई। और उन्हें कहा था कभी मंदिरों के बारे में, मंदिर संतों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए है। मंदिर संतों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए। यानी उनका भाव क्या था, तुम तो संत हो ही, धर्मात्मा हो, मूर्ति के आगे गए तो क्या, नहीं गए तो क्या। पापी जाएगा, मूर्ति को देखेगा, उसके हृदय के भाव बदलेंगे, शुद्धिकरण की तो उसकी आवश्यकता है। फिर आगे कहते हैं, लेकिन यह कौन तय करेगा कि कौन बुरा है कौन भला है। कौन बुरा है कौन भला है इसको कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। गांधी जी ने इस प्रकार के भाव हमेशा अपने जीवन में बना के चले। आपने एक नाम सुना, विस्टन चर्चिल। चर्चिल का नाम सुना होगा। चर्चिल गांधी जी से बड़ी घृणा करता था। अंग्रेज था, विदेश में रहता था, गोरा चिट्टा था, सेहतमंद था, पहनावा बड़ा जोरदार पहनता था। तो विस्टन चर्चिल गांधी जी को देखते, सुनते, पढ़ते और मन में घृणा भी रखते थे। तो विस्टन चर्चिल ने कभी गांधी के बारे में एक डायरी में लिखा। क्या लिखा, बड़ा गौर से सुनने वाली बात है। अब पूरब में, पूरब दिशा, पूरब उनके हिसाब से, हम पूरब में हुए ना, भारत वाले ब्रिटेन के हिसाब से। अब पूरब में बहु प्रचलित फकीर बनकर मिडल टेम्पल के देशद्रोही वकील, मिडल टेम्पल के देशद्रोही वकील श्री गांधी को नागरिक अवज्ञा का विद्रोही आंदोलन संगठित करने और चलाने के बावजूद सम्राट यानी राजतंत्र के प्रतिनिधियों से बराबरी की शर्तों पर वार्ता करने के लिए, इक्वल बराबरी की शर्तों पर वार्ता करने के लिए वाय सराय के महल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अर्ध नंगे, आधे नंगे रूप में चढ़ते हुए देखकर भय भी लगता है और घबराहट भी होती है। भय भी लगता है और घबराहट भी होती है। तो चर्चिल की जो फीलिंग्स थी वो अपने आप में सही थी, वो सही घबरा रहा था। और गांधी जी में जो ताकत थी, ना हड्डियों की थी ना मांस की, ताकतवर कहां थे, कमजोर थे शरीर से, लेकिन आत्म बल से बड़े मजबूत थे, आत्म बल से बड़े मजबूत थे। आप दूर क्यों जाते हो, आपके अपने समाज में 100 सालों में ऐसे ऐसे दुबले पतले साधु संत हो गए हैं, हड्डियों का ढांचा थे,
लेकिन उनकी विल पावर ऐसी थी, सारा समाज हिला करके रख दिया करते थे। श्रीमद राजचंद्र क्या थे? हड्डियों का ढांचा, लेकिन अपने जमाने में कितनी बड़ी क्रांति उन्होंने करी। एक जगह ऐसा और लिखा गांधी के बारे में, इंग्लैंड के सम्राट की दावत में उनको आमंत्रण दिया गया कि आप गांधी जी, इंग्लैंड के सम्राट ने आपको खाने पर दावत पे बुलाया है। तो गांधी जी तो अपने थोड़े से कपड़े पहन के गए, वो सारे तो हैट वेट चोगा फोगा पता नहीं क्या क्या पहन के अप टू डेट थे। तो गांधी जी जब वहां से बाहर निकले तो गांधी जी से एक पत्रकार ने कहा कि वो तो इतने कपड़े पहनते हैं और आप इतने से कम कपड़ों में गए, आपको तकलीफ तो नहीं हुई और कोई परेशानी तो नहीं? तो गांधी जी ने कहा कि भाई बात ऐसी है, मैं तो अल्प वस्त्र में था, और क्योंकि सम्राट ने वहां के सम्राट ने जितने ज्यादा कपड़े लाद रखे थे वह इतने ज्यादा थे कि उनके और मेरे शरीर को ढक दें तो भी वो ज्यादा ही थे। यानी कि अधिक कपड़ों पर उन्होंने कमेंट्स किया कि सब क्या है। और बातें तो बहुत सारी कही जा सकती, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखना है। अपने जीवन काल में गांधी जी ने 35,000 पत्रों के जवाब लिखे, और 35,000 पत्र लिखे, आप ऐसा भी कह सकते हैं 35,000 पत्र। आज कहें संख्या सुनने में अजीब लगती है, लेकिन उन्होंने लिखे। तब ईमेल व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं थे भाई, और अपने आप ही लिखा कर 35,000 पत्र लिखे, जिसमें कईयों के जवाब दिए। हाईएस्ट उन्होंने 21 दिन का उपवास किया, और 21 दिन का उपवास कब और क्यों किया? 1924 में हिंदू और मुसलमानों का कोई दंगा हुआ, दंगे को शांत करवाने के लिए दंगे के खिलाफ मौन सहित 21 दिन का उन्होंने उपवास किया। गांधी जी अपने जीवन काल में 79,000 किलोमीटर 79,000 किलोमीटर पैदल चले। 1913 से 1948 तक ये किलोमीटर उन्होंने कवर किए, इतना वो पैदल चले। तो गांधी जी के जीवन को कई प्रकार से, कई रूपों में, कई तरीके से आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा अनेकों खूबियां, अनेकों विशेषताएं उनके जीवन के अंदर भरी पड़ी थी। और अफ्रीका की बात को मैं आपको थोड़ा पूरा कर दूं, गांधी जी ने अफ्रीका में गोरे लोगों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया था, गांधी तो भारत में आंदोलन चलाने लगे और 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन वहां थोड़ा समय ज्यादा लगा। और बाद में गांधी जी के आंदोलन को वहां पर नेल्सन मंडेला और उससे पहले एक लीडर और हुए, उन लोगों ने संभाला, और वो देश भी आज लोकतांत्रिक देश है, और वहां पर जो है आज भी एशिया के लोग पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, और जिन्हें वहां गिरमिटिया कहा जाता था। और गांधी जी जब गए थे तो एक उपन्यास लिखा कोई 800 पेज का कि पहला गिरमिटिया। तो गांधी जी पर बहुत कुछ उसमें सामग्री दे रखी है। तो गांधी जी का जीवन उनके आचरण में था, गांधी जी का अपना एक प्रभाव था। लेकिन भारत की आजादी के बाद और भारत की आजादी से कोई लगभग 15-20 साल पहले एक दुष्प्रचार प्रारंभ हुआ था, और वो दुष्प्रचार करने वाले लोगों में सावरकर थे, आरएसएस के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, तब तो बीजेपी थी ही नहीं, जनसंघ थी ही नहीं, बाद में जनसंघ और बीजेपी ने वो काम संभाल लिया। गांधी जी कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम इस बात को लेकर के लगातार उन लोगों ने, उस जमाने में 2 लोगों ने आग लगाई थी, इधर सावरकर थे और इधर जो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि बीच बीच में यहां जो आरएसएस और हिंदू महासभा वाले मुसलमानों को टारगेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा मुसलमानों में हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो दोनों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बड़ा पसंद किया।
जैसे हैदराबाद का ओवैसी मुसलमानी राजनीति को पसंद कर रहा है, आरएसएस और बीजेपी को हिंदुओं के वोटों के लिए वो मसाला फिट बैठता है, तो तब उस जमाने में वो फिट था। तो उन लोगों ने जब देखा कि कुछ सालों में आजादी प्राप्त हो जाएगी, तो उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम को ज्यादा फास्ट कर दिया। और फास्ट करने का परिणाम ये निकला कि एक पाकिस्तान बनाना पड़ा, बनाना पड़ा। अब भांडा नेहरू जी के सिर फोड़ते हैं आरएसएस वाले, लेकिन इतिहास पढ़ के देखो, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अब पुरानी किताबें कोई पढ़ता नहीं, वो जो अखबारों में आ गया, जो शाखा में सिखा दिया, उसको सच मान के चले जा रहे हैं। कांग्रेस की गलती और गांधीवादियों की गलती क्या रही? आजादी के बाद देश में शासन करने और शासन करने के साथ साथ सत्ता और विकास के काम में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। तब तक ये मुद्दे हावी हो गए। तो जो लोग कहते हैं कि गांधी जी को इसलिए मारा गोडसे ने, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की बात गांधी जी ने कही, सच ये है अंग्रेजों के सामने एग्रीमेंट था, और वो एग्रीमेंट इतिहास में आज भी कहीं ना कहीं मिलेगा। एग्रीमेंट था कि 55 करोड़ रुपए, वो नया देश बन रहा है, आपको देना पड़े। क्यों? रिजर्व बैंक तो एक ही था ना, एक ही था। पिताजी की संपत्ति बटेगी तो बंटवारा तो होगा, लेकिन भांडा, झूठ, दुष्प्रचार ये किया जाता है। 55 करोड़ अपने मुसलमानों को देने की गांधी जी ने जिद करी, ऐसा नहीं था। और गांधी जी को विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं, बिल्कुल असत्य है। गांधी जी बेबस हो गए। गांधी जी ने बहुत कहा कि बंटवारा मत करो, लेकिन हालात ऐसे बना दिए मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ने कि गांधी जी बड़े मायूस हो गए कि यहां तक आजादी के आंदोलन को लाए। और अंग्रेज भी चाहते थे कि जिन्ना और सावरकर ने हमें एक सूत्र पकड़ा दिया, इस रुपए को हम बांट के जाएं 60-40 के रेशियो में। वो हुआ। और गांधी जी ने जो भी उपवास करे, वो उनका अहिंसा का एक सूत्र था। और जो लोग ये कहते हैं कि भगत सिंह की फांसी को नहीं रोका, ये भी बिल्कुल झूठ है। अपने स्तर पर काफी काम किया, लेकिन अंग्रेजों का नियम था, कानून था, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। तो अनेक चीजें हैं, इतिहास की गड्डम गड्ढ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बातें इन सबसे जुड़ी हुई हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म की जहां तक बात है, बड़ा आदर्श जीवन उनका था। आजादी के आंदोलन में उन्होंने भी समय पर जब देखा आंदोलन बढ़ रहा है, तो वो भी नौकरी छोड़ करके आंदोलन में शामिल हुए। बचपन गरीबी में बीता, संघर्ष में बीता, और भारत की आजादी के बाद उनको विभिन्न पद दिए गए। रेल मंत्रालय उनको दिया गया, गृह मंत्रालय उनको दिया गया, और समय आने पर प्रधानमंत्री बने। ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई। और जब चाइना ने अटैक किया भारत पर और अन्न का बड़ा अभाव था, तो सोमवार का उपवास लाल बहादुर शास्त्री जी ने करना प्रारंभ कर देश की जनता को आह्वान किया कि सोमवार को या तो एक टाइम भोजन करो, संभव है तो उपवास करो। लाखों लाखों लोगों ने सोमवार का खाना बंद किया, और उस अन्न के अभाव को कुछ परसेंट ठीक करने का काम उन्होंने किया। तो बहुत सारी बातें हैं, और दोनों ही महान पुरुषों का भारत की आजादी और बाद के वर्षों में लाल बहादुर शास्त्री जी का एक आदर्श जीवन बहुत ही बढ़िया था। अंदर से कुर्ता फटा होता था, बाहर से कोट पहन के उसको ढक लिया करते थे। ऐसा सादगी का जीवन रहा, लग्जरियस जीवन उन लोगों ने नहीं जिया। आज के भ्रष्ट राजनेता, सभी दलों के भ्रष्ट राजनेता दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, और ड्रेसों के बड़े शौकीन हो गए आज के राजनेता। हमारे प्रधानमंत्री भी तो ड्रेस को लेकर लोग ही कमेंट्स करते रहते हैं। जो भी है, उनको शौक है, पहनते हैं। अब हमसे तुमसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं, उनका अपना पर्सनल पैसा होगा। खैर, जो भी है, सभी कर रहे हैं, एक अकेले मोदी जी क्या कर रहे हैं।
तो इस प्रकार उन आदर्श राजनेताओं ने देश को आजाद करवाया, बहुत कुछ कुर्बानियां दी, और इस प्रकार हमारा देश अनेकों संघर्षों के बाद आजाद हुआ। तो दोनों महान पुरुषों का हम और आप सभी पावन स्मरण करते हैं।